हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का यूपीपीएससी का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम से फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि आपने जो भी प्रिपरेशन की है उसकी आप प्रैक्टिस कर लें। और ये इस तरह के क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम्स में आपके आए हुए हैं, जिससे आपके अच्छे से रिविजन भी हो जाएगा। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर जरूर से किया करिए। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द मोस्ट रिग्रेस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज, तरलता की सबसे कड़ी जांच होती है। करंट रेशियो, चालन अनुपात में अप्रोच लिक्विड रेशियो, पूर्ण तरलता अनुपात, क्विक रेशियो, तरल अनुपात, नन ऑफ द अबव में से कोई नहीं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि तरलता की सबसे कड़ी जांच, जो तरलता लिक्विडिटी है उसकी जो जांच होती है, तो आपने रेशियो एनालिसिस चैप्टर पढ़ा होगा। रेशियो एनालिसिस अनुपात विश्लेषण चैप्टर जो है, वहां पर आपको कई तरह के रेशियोज निकालना सिखाया गया है, बताया गया है। उसी में एक लिक्विडिटी रेशियो आता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, बिजनेस पास कितनी लिक्विडिटी है, कितनी तरलता है। तो यहाँ पर तीन तरह के रेशियोज आपको बताए हुए हैं, करंट रेशियो, अब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सबसे कड़ी जांच होती है वो हो जाता है अब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, पूर्ण तरलता अनुपात। निकलता कैसे है, तो चालू अनुपात आपको पता है कैसे निकाला जाता है। चालू अनुपात निकालने का फॉर्मूला करंट एसेट, शॉर्ट में सीए लिख देते हैं, और करंट लायबिलिटी, जितने भी करंट एसेट होते हैं सबको ऐड कर लिया, करंट लायबिलिटी को ऐड कर लिया, हमारा निकल आएगा करंट रेशियो। आदर्श इसका क्या है कि आइडियल रेशियो या आदर्श क्या माना जाता है इसमें, तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है सीधे सीधे। तो आदर्श अगर है तो 2:1, ये इसका आदर्श अनुपात है, रेशियो है। अब हम बात करें तरल अनुपात की, तो तरल अनुपात का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो यहाँ पर लिक्विड एसिड लिया जाता है और करंट लायबिलिटी ली जाती है। ये हो जाता है क्विक रेशियो का फॉर्मूला। कहीं कहीं पर लिक्विड लायबिलिटी भी ली जाती है। तो लिक्विड एसिड कैसे निकाली जाती है, लिक्विड एसिड निकालने के लिए जो आपकी करंट एसेट होती है उसमें से ही हम क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। क्या लेस करना है आपको, स्टॉक जो स्कंद होता है उसको लेस करना है, और साथ में प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन दोनों चीजों को हम लेस कर देते हैं। तो हमारी क्या निकल के आ जाती है, हमारी करंट लिक्विड एसिड निकल करके आ जाती है। और इस तरह से वो हमारा फॉर्मूला है जो आपका निकलता है क्विक रेशियो का। अब इसमें आदर्श क्या रहता है, तो इसका आदर्श है 1:1। तो इनको भी ध्यान में जरूर से रखिएगा। एग्जाम में आपके ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, फॉर्मूलाज रखे हो सकते हैं, मैच करने को दे सकता है, आदर्श अनुपात पूछ सकता है आपसे। अब आते हैं जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो जो होता है उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसको निकालने की हम बात करें तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला एब्सोल्यूट लिक्विड एसिड हो जाती है। यहाँ पर लिक्विड एसिड निकालना भी हमने यहाँ पर सीख लिया कि कैसे निकाली जाती है। सिर्फ यहाँ पर साथ में आपका एब्सोल्यूट लिक्विड एसिड होती है, और साथ में जो दूसरा रहेगा लिक्विड लायबिलिटी। अब ये निकाली कैसे जाती है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एब्सोल्यूट लिक्विड एसिड जो होती है उसको निकालने का आपका फॉर्मूला होता है कैश इन हैंड, जो भी आपके हाथ में रोकड़ है, और प्लस हो जाता है कैश एट बैंक। इसका फॉर्मूला भी याद रखिए निकालने का, हो सकता है क्वेश्चन में आपसे निकालने के लिए पूछे न्यूमेरिकल की तरह। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, और प्लस में और क्या ऐड होता है, प्लस हो जाती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये ऐड हो जाती हैं, और निकल करके आपका आ जाती है एब्सोल्यूट लिक्विड एसिड। और दूसरी चीज जो लिक्विड आपकी जो निकाली जा रही है, लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड लायबिलिटी को कैसे निकालेंगे, लिक्विड लायबिलिटी निकालने के लिए जो आपकी करंट लायबिलिटी होती है उसी में से क्या लेस कर दिया जाता है, जो लिक्विड करंट लायबिलिटी में से हम बैंक ओवरड्राफ्ट को लेस कर देते हैं, तो हमारी निकल करके लिक्विड लायबिलिटी आ जाती है। तो इसको ध्यान में आपको रखना है कि आपका न्यूमेरिकल के तौर पर भी बन सकता है क्वेश्चन, डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकता है। ये सारी चीजों को आपको याद रखना है। तीनों फॉर्मूलाज आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसका आदर्श अनुपात की हम बात करें कि इसका आदर्श क्या है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका आदर्श हो जाता है 0.5:1। तो ये आप जो मेन चीजें हैं इनको अलग से नोट जरूर से कर लीजिए। इसका 2:1 है, इसका 1:1 है, और इसका हो जाता है 0.5:1। तो ये आपकी सारी चीजें कवर हो गई, जितने भी लिक्विडिटी रेशियो थे वो आपने अच्छे से पढ़ लिए इन तीनों में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डिफिनेशन दे रखी है। डिफिनेशंस आपकी पूछी जाती है एग्जाम में, 2-3 डिफिनेशंस आती हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं भी कवर करा दूंगी, और आप लोग भी अपने में, जैसे मैनेजमेंट में की डिफिनेशंस पूछी जाती हैं,
या फिर स्टैटिस्टिक्स में बाउले की है, बॉडिंगटन की है, मार्शल की है, ये डिफिनेशन पूछी जाती है। तो ये डिफिनेशन को अलग से नोट करके आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है अ प्लान इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर द स्टेटमेंट इज ऑफ। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एलन ने, टेरी ने, हार्ले ने या फिर न्यूमैन ने। तो ये डिफिनेशन किसकी है? तो ये डिफिनेशन हो जाएगी एलन की। लुइस एलन पूरा नाम है, उनकी ये डिफिनेशन है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। और ये जो नियोजन है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लानिंग जिसे कहा जाता है, इससे क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर आपके अकाउंटिंग के प्रिंसिपल दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा लेखांकन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है? तो ये ध्यान में रखिएगा कि क्या पूछ रहा है। कई बार हम लोग ये जो नॉट लिखा होता है ना, उसको नहीं पढ़ते, उसको ध्यान नहीं देते और आंसर आपका गलत हो जाता है। तो कौन सा नहीं है प्रिंसिपल, ये आपसे पूछ रहा है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंसेस, व्यय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, पूर्व प्रकटीकरण का, हिस्टोरिकल कॉस्ट का, ऐतिहासिक लागत का, या फिर कॉस्ट एंड बेनिफिट, लागत एवं लाभ का सिद्धांत। तो कौन सा बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं है, क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस व्यय का सिद्धांत भी होता है, पूर्व प्रकटीकरण मीन्स कहने का होता है फुल डिस्क्लोजर में कि जो भी है आपकी बिजनेस की स्थिति उसको पूरी तरह से दिखा दीजिए। तो इसी में ही ये भी कहा जाता है कि जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, जो आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको आप इसके नीचे नोट्स के तौर पर दिखा दीजिए बैलेंस शीट में। हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऐतिहासिक लागत, ये भी करेक्ट है। जो आपका टी पॉइंट दे रखा है कि कॉस्ट एंड बेनिफिट का, ये कोई प्रिंसिपल नहीं होता। लागत एवं लाभ का सिद्धांत बेसिक प्रिंसिपल है। तो एक आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो बेस बस्टिंग वॉज फर्स्ट यूज्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। जीरो बेस बस्टिंग से क्वेश्चन आपके बनते हैं। शून्य आधार बजट सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में या फिर भारत में। तो शून्य आधार बजट, जीरो बेस बस्टिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कहाँ से इसका स्टार्ट हुआ था? तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या फिर यूएसए कह सकते हैं, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। किसने की थी? अब ये क्वेश्चन आता है किसके द्वारा की गई थी या किसने की थी? तो कौन थे? पीटर ए पाहियार जो थे, अगर कहा जाए कि इसका इन्वेंशन या फिर ये फादर ऑफ भी कह सकते हैं, ये सबसे पहले प्रयोग में लाया गया भी कहा जा सकता है। तो किसने किया? पीटर ए पाहियार ने किया। अब कब किया क्वेश्चन आता है, कौन सा एयर था? तो एयर इसका आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि किस एयर में किया गया था। यहाँ पर दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। यूएसए में हुई थी, पीटर ए पाहियार द्वारा की गई थी, किस सन में किया गया था? तो ये आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय। भारतीय लेखांकन मानकों को जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं उनको कौन इशू कर रहा है। उसको शॉर्ट में भी ये लिखा हो सकता है आपका ICAI। आपने शॉर्ट में ही जनरली पढ़ा होगा, तो फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिए, हो सकता है फुल फॉर्म पूछ ले। कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी बहुत इजी से इजी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी टफ से टफ क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको सबको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर कौन जारी करता है, सीधे से आपको पता ही है कौन जारी करता है इसे, भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान करता है। तो एक तरह से क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स इंक्लूड। संपत्तियों के सत्यापन में सम्मिलित है। ये आपका ऑडिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अंक 6 में जो वेरिफिकेशन होता है उसके बारे में पूछ रहा है कि जब संपत्तियों का एसेट्स का वेरिफिकेशन किया जाता है तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, संपत्तियों का भौतिक निरीक्षण, वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर वैल्यू ऑफ एसेट्स, संपत्तियों के उचित मूल्य का सत्यापन, वेरीफाइंग दैट एसेट्स आर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, यह सत्यापित करता है कि संपत्ति प्रभार से मुक्त है। ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। यहाँ पर जब हम बात वेरिफिकेशन की करते हैं तो एक और चीज होती है साथ में वैल्यूएशन, इसे कहा जाता है मूल्यांकन करना। तो वैल्यूएशन मूल्यांकन में सिर्फ आता है कि ये निकालना है कि उस एसेट की वैल्यू कितनी है, एसेट की मूल्य कितनी है, वैल्यू कितनी है। और ये जो शामिल होता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि वैल्यूएशन जो है वो किसमें शामिल होता है। तो वैल्यूएशन मूल्यांकन संपत्तियों के सत्यापन का ही एक हिस्सा होता है, उसी में ही शामिल होता है। ये भी पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि फिजिकल वेरिफिकेशन, संपत्तियों का भौतिक निरीक्षण। बिल्कुल ये देखना कि एक्चुअल में जो एसेट दिखा रहा है आपके अकाउंट में वो है भी या नहीं है, तो भौतिक निरीक्षण आएगा उसमें। प्रॉपर वैल्यू, संपत्तियों का उचित मूल्य निकालना, वो भी आता है कि उसका मूल्यांकन किया जाता है। वेरीफाइंग द एसेट आर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, ये देखना कि किसी तरह से व्यवहार से मुक्त है या नहीं है,
तो ये तीनों ही पॉइंट वेरिफिकेशन का हिस्सा होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑल ऑफ द अबव, फिफ्थ सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नोन एज। वास्तविक लागत और प्रमाप लागत के अंतर को कहते हैं प्रॉफिट, डिफरेंशियल कॉस्ट, वेरिएंस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वास्तविक लागत और प्रमाप लागत के अंतर जो आता है, बीच में डिफरेंस जो होता है, एक होता है कि आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि इतनी कॉस्ट आनी चाहिए, और एक्चुअल में जब आपने काम किया उस प्रोडक्ट को बनाया तो आपकी कॉस्ट कुछ और आई। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, जैसे कि आपने प्रमाप किया कि एक यूनिट को बनाने में, एक कोई 1 यूनिट उसको बनाने में 100 कॉस्ट आनी चाहिए, लेकिन आपको उस यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट एक्चुअल में आई है, तो 120 आ गई। तो क्या है, वेरिएशन कितने का है, 20 का वेरिएशन है, यानी कि 20 रुपए आपके ज्यादा कॉस्ट का ये बढ़ गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, उसे हम विचरण कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और आगे आपका इसी से रिलेटेड जो चैप्टर है पूरा है कि निकाला जाता है, जिसको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस है, ये सारी वेरिएंसेस निकाले भी जाते हैं, उसके भी फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग। यहाँ पर आपको कुछ पेयर्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा गलत है। गुडविल इंटेंगिबल एसेट है, ऑयल वेल वेस्टिंग एसेट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट है, स्टॉक इन ट्रेड लिक्विड एसेट है। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस आपके हैं, आपको बताना है कि कौन सा इसमें से रॉन्ग है, गलत है, किसके बारे में जो कहा गया है वो गलत। तो गुडविल एक इंटेंगिबल है, करेक्ट है, अमूर्त संपत्ति है, वैल्यू तो होती है लेकिन आप उसे देख नहीं सकते, करेक्ट हो जाएगा पहला पॉइंट। जो तेल के कुएं होते हैं क्षयशील, तो उसकी जो ऑयल वेल होता है वहां पर आप कैसे निकालेंगे, तो जैसे जैसे आप उसमें से जो है ऑयल निकालते जाएंगे उसको कम होता चला जाता है, तो उसे वेस्टिंग एसेट बोला जाता है। ये वाला भी करेक्ट है। जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रारंभिक व्यय होते हैं उनको भी एसेट ही माना जाता है, और वो कृत्रिम संपत्ति होते हैं, उनको धीरे धीरे जो प्रॉफिट होता जाता है उससे रिटर्न ऑफ करते जाया जाता है, और जब तक तब तक दिखाया जाता है बैलेंस शीट में जब तक कि उन्हें रिटर्न ऑफ आप नहीं कर देते, तो उसमें अपलिखित करा जाता है उसे। यहाँ पर ये वाला भी करेक्ट है। स्टॉक इन ट्रेड जो है वो आपका स्कंद संपत्ति, तरल संपत्ति, लिक्विड एसेट की बात हो रही है, तो आपको पता है अभी मैंने बताया यहाँ पर कि जो लिक्विड एसेट हम निकालते हैं तो करंट एसेट में से हम जो स्टॉक होता है उसको लेस करते हैं। लिक्विड एसेट निकालने के लिए जो करंट एसेट है उसमें से हम स्टॉक को लेस करते थे, तो जब हम स्टॉक को घटा रहे हैं उसमें से, तो स्टॉक कहाँ से आपके लिक्विड एसेट होगा, तो यही वाला पॉइंट गलत है। स्टॉक जो है वो करंट एसेट तो है लेकिन वो लिक्विड एसेट नहीं है, बहुत ही छोटी सी चीज थी, लेकिन अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द इनकम टैक्स रेट ऑन ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फॉर ए इंडिविजुअल इज। एक व्यक्ति की दीर्घकालीन पूंजीलाभ पर किस दर से कर लगेगा, 10%, 20%, 15%, 30%, कितना परसेंट लगाया जाता है। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा। ये इनकम टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन है, और इनकम टैक्स के भी क्वेश्चन आगे आने वाली वीडियो में मैं काफी क्वेश्चंस को इंक्लूड करूंगी, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनकम टैक्स से। तो आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, Which type of audit is more suitable where there is no satisfactory system of internal check? जहां आंतरिक जांच पद्धति संतोषजनक नहीं होती वहां केचर की कौन सी पद्धति ठीक रहती है। कंटिन्यूअस ऑडिट, निरंतर केचर, इंटरिम ऑडिट, मध्यम केचर, कॉस्ट ऑडिट, लगातार केचर, और टैक्स ऑडिट, करंट केचर। कह रहा है कि आंतरिक जांच यानी कि इंटरनल चेक का सिस्टम अच्छा नहीं है वहां पर। इंटरनल चेक में क्या होता है कि एक व्यक्ति जो काम कर रहा है दूसरा व्यक्ति उसकी जांच कर लेता है। इंटरनल चेक में क्या होता है इसमें कि एक व्यक्ति जो काम करता है दूसरे व्यक्ति द्वारा उसकी जांच हो जाती है। अगर ऐसा सिस्टम आपके संस्था में नहीं है तो वहां पर कौन सी पद्धति अंकेक्षर की उपयुक्त रहती है, तो हो जाता है कंटिन्यूअस ऑडिट, निरंतर अंकेक्षर। इसको चालू अंकेक्षर या फिर सतत अंकेक्षर भी कहा जाता है। ये वर्ष भर चलता रहता है, इसलिए माना जाता है कि जो भी गलतियां अगर कोई एरर हो रहा है तो तुरंत ही सुधारा जा सकता है, और इसमें फ्रॉड होने की संभावना भी कम रहती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन। इंटरिम ऑडिट होता है कि अगर कभी, जैसे कि आपने इंटरिम डिविडेंड के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा कि इंटरिम डिविडेंड जो होता है जो वर्ष के मध्य में जो दिया जाता है कभी कभी, तो उसके लिए अकाउंट्स जो होते हैं वो वर्ष के बीच में ही तैयार कर लिए जाते हैं। तो वहां पर जब इंटरिम ऑडिट होता है, उसी का ऑडिट जब होता है तो वो इंटरिम ऑडिट कहलाता है। लागतों का जब होता है, लागत खाते जो रखे जाते हैं उनका होता है तो आपको कॉस्ट ऑडिट है, और टैक्स का जब होता है तो टैक्स ऑडिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑडिट की कई टाइप्स होते हैं, बहुत तरह के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। आने वाली वीडियोस में आपके बहुत से क्वेश्चन रहेंगे।
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज 50% कंप्लीट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी टेकन क्रेडिट ऑफ विल बी। जब ठेका 50% पूर्ण है तो सामान्य लाभ की निम्नलिखित रकम क्रेडिट की जाती है। यानी आपने पढ़ा होगा 4 तरह की कंडीशन रहती हैं, एक 1/4 कंप्लीट है, एक 1/3 है, या फिर 1.5 है, या पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रॉफिट जो होता है ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि 50% का मतलब हो जाएगा 1/2 कंप्लीट है यहाँ पर, तो वहाँ पर सामान्य लाभ जो है वो कितनी रकम क्रेडिट होगी, फुल अमाउंट टू प्रॉफिट एस्टिमेटेड, अनुमानित लाभ की पूर्ण रकम, 50% ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट, अनुमानित लाभ का 50%, 2/3 ऑफ द अर्न प्रॉफिट, अर्जित लाभ का 2/3, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 50% कंप्लीट होता है, 1.5 कंप्लीट होता है, तो वहाँ पर इतना होता है 2/3 ऑफ द अर्न प्रॉफिट, अर्जित लाभ का 2/3 जो होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी क्या होता है वो वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाता है, तो इस आंसर को हम निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 इट इज रिक्वायर्ड टू पे मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट ऑन कॉल्स इन एडवांस। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अग्रिम याचना पर अधिकतम ब्याज की दर देय होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका एग्जाम में प्रीवियस पेपर में ही आया हुआ है। 5%, 10%, 12%, 15%। तो यहाँ पर जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसमें जो कॉल इन एडवांस होती है उसमें जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट होता है वो 12% होता है। इसको दूर से ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। और अगर कॉल्स इन एरियर होती है, दो चीजें होती हैं, अगर आपने पहले से पेमेंट कर दिया किसी अंशधारी ने या ज्यादा दे दिया तो वो कॉल्स इन एडवांस में चला जाता है, जिसकी आपकी कितनी दे रखी है, 12% की होगी। और अगर कॉल्स इन एरियर है यानी कि बकाया है, देना था नहीं चुकाया गया है, नहीं दिया गया है, उसका जो रेट है वो 10% है। तो दोनों ही ध्यान में रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द क्विक रेशियो इफ करंट रेशियो 3:1 है, स्टॉक है 30,000 का और टोटल करंट लायबिलिटी 60,000 की। आपको क्या निकालना है, क्विक रेशियो निकालना है। जो लिक्विड रेशियो होता है उसको ही क्विक रेशियो भी बोला जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो तरल अनुपात होता है उसी को ही त्वरित अनुपात या फिर क्विक रेशियो भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर हमको निकालना है क्विक रेशियो, और हमारे पास गिवन है करंट रेशियो, आपको स्टॉक बता दिया गया है और आपको बता दिया गया है करंट लायबिलिटी। हमको पहले क्या निकालना है, हमको जब तक करंट एसेट नहीं पता चलेंगी हम क्विक रेशियो नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए जो हमारे पास करंट रेशियो है, सबसे पहले हम उसको नोट करते हैं। करंट रेशियो यहाँ पर कितना है, 3:1 है। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3/1। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे ऊपर होती है हमारी करंट एसेट, जो कि हमें नहीं पता तो एज इट इज लिख लीजिए। नीचे हो जाता है करंट, जो आपकी लायबिलिटी है तो वो दे रखी है क्वेश्चन में, गिवन है, हम इसको नोट कर लेंगे 60,000। अब यहाँ पर ये कॉस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, करंट एसेट आपकी बाहर आ जाएंगी और यहाँ पर 60,000 इंटू 3 हो जाएगा, तो कितनी निकल के आएगी, 1,80,000 हमारी क्या निकल के आ जाएगी, करंट एसेट। अब हमें करंट एसेट पता चल गई, लेकिन हमको तो चाहिए है लिक्विड एसेट, क्योंकि हमको क्विक रेशियो निकालना है। तो लिक्विड एसेट निकालने के लिए क्या करना है, जो आपकी 1,80,000 की आई है उसमें से हम स्टॉक की वैल्यू को लेस कर देंगे 30,000, तो हमारी लिक्विड एसेट निकल आएगी। लेस करिएगा तो कितना आएगा, 1,50,000। तो अब हमें पता चल गया हमारी लिक्विड एसेट। तो आप फॉर्मूले में रख लीजिए, क्विक रेशियो निकालने का जो आपका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आपको पता ही क्या होता है, लिक्विड एसेट ऊपर हो जाएंगी 1,50,000 और अपॉन में क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी 60,000 की क्वेश्चन में ही गिवन है। 0 से 0 यहाँ पर आपके चले जाएंगे, 2 बार लेकर जाइएगा, उसके बाद यहाँ पर 3 रिमेनिंग रहेगा, 5 टाइम्स जाएगा, 30 हो जाएगा, इस टू 1, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि जब आपकी कोई चीज डायरेक्टली नहीं दे रखी होती है तो उसे निकाला जाएगा। बहुत ही सिंपल सा, इजी सा है। अगर आपको आता है तो आप इसको बहुत ही जल्दी सॉल्व कर ले जाएंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा, 30 सेकेंड मैक्सिमम है, आप इसको निकाल सकते हैं। तो एक आंसर यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन बी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, बहुत से और बहुत बार रिपीटेड होते हैं, इसलिए इस पैटर्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम। अंश और हरण खाते के शेष को चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है उसका जो बैलेंस बचता है, यानी कि फॉरफीचर होने के बाद आपने ट्रांसफर भी कर दिया, फिर भी कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनका फॉरफीचर अकाउंट आपके पास भी बच रहा है, तो बैलेंस शीट में आप दिखा तो रहे हैं, लेकिन किस आइटम के अंतर्गत दिखाते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है।
करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस, चालू दायित्व एंड प्रावधान मद के अंतर्गत, रिजर्व सरप्लस, संचय अधिशेष, शेयर कैपिटल अकाउंट, अष्टभुजी खाता, अनसिक्योर्ड लोन, आरक्षित ऋण के अंदर। तो कहाँ पर आप दिखाते हैं फॉरफीचर अकाउंट को, किसके अंदर दिखाते हैं, तो हो जाता है रिजर्व एंड सरप्लस। जो आपका संचय अधिशेष मद होती है उसके अंतर्गत आप दिखाते हैं फॉरफीचर अकाउंट को। फॉरफीचर अकाउंट्स जो होते हैं या शेयर्स का फॉरफीचर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड आपके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में भी बहुत से क्वेश्चन मैं शामिल करूंगी, न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो यहाँ पर इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो एक आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनकम टैक्स वॉज लिवाइड इन इंडिया फर्स्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से किसके द्वारा भारत में सबसे पहले आयकर लगाया गया? सर जेम्स विल्सन, सर जेम्स, सर न्यूटन, सर लूकस पैसियोली। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले किसने लगाया था इंडिया में इनकम टैक्स? तो हो जाएंगे सर जेम्स विल्सन। उनके द्वारा पहली बार भारत में इंडिया में जो इनकम टैक्स है वो लगाया गया था। तो 16 क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि डिप्रिसिएशन अकर्स बिकॉज ऑफ, ह्रास उत्पन्न होता है टाइम फैक्टर, समय प्रभाव के कारण, मटेरियल यूटिलाइजेशन, पदार्थ दोहन के कारण, कंजप्शन ऑफ एसेट, संपत्ति उपयोग के कारण, ऑल ऑफ द अबव, सभी कारणों से। तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन क्या होता है कि कोई आपने एसेट खरीदी है, सपोज कर लीजिए आपके पास बाइक है। अगर आपके पास बाइक है और आप उसको यूज कर रहे हैं तो 2 साल 3 साल 4 साल के बाद उसकी मार्केट वैल्यू घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि उस पर डिप्रिसिएशन लग जाता है, मॉडल चेंज हो जाता है, नए नए मॉडल्स आ जाते हैं, तो उस पर क्या होता है, डिप्रिसिएशन लगने की वजह से वो आपकी बाइक जो होती है वो पुरानी हो जाती है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन कह रहा है कि जो डिप्रिसिएशन लगता है वो किस वजह से लगता है? तो यहाँ पर समय प्रभाव के कारण भी लगता है, जैसे जैसे आप मटेरियल को यूज करते जाते हैं तो घिसावट आती जाती है उसमें, इस वजह से भी लगता है। संपत्ति को जब आप उपयोग करते हैं तो इस वजह से भी लगता है। तो ये तीनों ही कारण जो है आपके रिजल्ट करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत व्यय है? प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रोदत्त बीमा, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, अदर बीमा, परचेज ऑफ न्यू मशीन, नई मशीन का क्रय, ऑल ऑफ द अबव, तो सभी। तो ये पॉइंट देख लीजिए ध्यान से, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा, हर हाल में बनेगा, हर साल आता है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो आपको ये दोनों पॉइंट, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, या फिर कैपिटल रिसीप्ट या रेवेन्यू रिसीप्ट, इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से आपको पढ़ना है। पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या करेक्ट हो जाएगा? तो परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, जब आप नई मशीन का क्रय करते हैं तो वहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। बाकी जो है वो आपके रेवेन्यू है, नेचर की है, लेकिन जो परचेज है न्यू मशीनरी का, कोई भी आप लॉन्ग टर्म एसेट को अगर परचेज कर रहे हैं तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सी संपत्ति पर ह्रास नहीं लगेगा? मोटर कार, लैंड, बिल्डिंग, एरोप्लेन। तो यहाँ पर कौन सी संपत्ति या कौन सी एसेट ऐसी होती है जिसको जो डिप्रिसिएशन नहीं लगता? जनरली आप 10% है, 20%, 20% या इस तरह से डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। लेकिन भूमि की अगर हम बात करें तो भूमि की एक तरह से कहिए उसकी जो क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है, लेकिन भूमि जितनी है, जितनी आपके पास है उतनी ही रहनी है, उसमें कमी नहीं आनी है। तो इसलिए इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, और जैसे टाइम गुजरता जाता है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। अगर 10 साल पहले कोई जमीन आपने खरीदी थी तो आज उसकी मार्केट वैल्यू उससे डबल होगी, उससे कम नहीं होगी। तो यहाँ पर इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ये आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ पर कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? सेंट्रल सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स है, या फिर इनकम टैक्स है। कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो ये तीनों ही किस तरह के टैक्स है? ये तीनों ही क्या है आपके इनडायरेक्ट में आते हैं, लेकिन जो इनकम टैक्स है वो आपका डायरेक्ट टैक्स है, ना कि इनडायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है इनकम टैक्स। तो यहाँ पर यही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, स्रोत पर आयकर की कटौती को आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाएगा। जो टीडीएस कटता है, जो टीडीएस लगाया जाता है, तो वो टीडीएस जो होगा वो बैलेंस शीट में कहाँ पर शो किया जाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ऑन द एसेट साइड अंडर करेंट एसेट, संपत्ति पक्ष में चालू संपत्तियों के अंतर्गत। ऑन द एसेट साइड अंडर लोन्स एंड एडवांसेस, संपत्ति पक्ष में ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत। ऑन द लायबिलिटीज साइड अंडर करेंट लायबिलिटीज, चालू दायित्व पक्ष में चालू संपत्तियों के अंतर्गत। ऑन द लायबिलिटीज साइड अंडर प्रोविजन, दायित्व पक्ष में प्रावधानों के अंतर्गत।
तो जो बैलेंस शीट में हम टीडीएस दिखाते हैं वो किस साइड में दिखाया जाता है, तो वो हो जाता है आपका ऑन द एसेट साइड अंडर करेंट एसेट। जो करेंट एसेट्स होती हैं उसके अंडर में हम एसेट साइड में दिखाते हैं। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 21। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट? नेफ्ट का पूरा नाम बताइए। यहाँ पर आपको नेफ्ट की फुल फॉर्म बतानी है। नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसमिशन, नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसमिशन, या फिर नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर, या फिर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा है। तो जो ए और बी पॉइंट हैं वो आपके सेम ही हो जा रहे हैं दोनों ही। जो बी पॉइंट है उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक होगा। यहाँ पर जो बी पॉइंट है, इंग्लिश में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हिंदी में आपका सही लिखा हुआ है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा फंड ट्रांसमिशन। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कि क्या होती है नेफ्ट की फुल फॉर्म, तो वो हो जाती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ट्रांसमिशन था इसलिए ये वाला पॉइंट गलत था, ट्रांसफर होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रेंट अकाउंट इज किराया खाता क्या है? रेल अकाउंट है, पर्सनल है, नॉमिनल है, नन ऑफ द। तो रेंट अकाउंट, रेंट क्या है, रेंट एक एक्सपेंस है यहाँ पर, तो किस में जाएगा, नॉमिनल में जाएगा, नाम मात्र खाते में जाएगा। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यही 3 अकाउंट होते हैं। रेल में आपकी एसेट्स आ जाती है, पर्सनल में कोई व्यक्तिगत खाता आ जाएगा, और नॉमिनल में जो आपकी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, इनकम होती है, वो आपकी सारी नॉमिनल में जाती है। तो एक आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।